हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आज, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूपीपीएससी आरओ की ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। आप लोगों को मैं ये नोट्स के माध्यम से, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो आपको करा रहा हूँ। मैं पहले लगभग 4 वीडियो कर चुका हूँ। उसमें आप लोगों को मैं प्राचीन भारत का और मध्यकालीन के भी एक दो टॉपिक हुए हैं, लेकिन मेन मध्यकालीन अब यहीं से शुरू होगा, दिल्ली सल्तनत से। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है दोस्तों गुलाम वंश, और साथ ही में ही आप लोग आज मुगल काल, दोनों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास में, तो इन दोनों टॉपिक में आज आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको ऐसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं ये आपको मिले। आप लोगों को दोस्तों वीडियो देखकर समझ में आएगा कि ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने कम समय में आपको ये चीज़ें रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत में। आप लोगों को दोस्तों पता होगा, दिल्ली सल्तनत जो है आप लोगों के इसमें कई वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप लोगों का गुलाम वंश आता है, इसके बाद आपका खिलजी वंश आता है, इसके बाद तुगलक वंश आता है, इसके बाद सैयद वंश आता है और इसके बाद लोधी वंश आता है। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की, तो 1206 से 1290 के बीच में रहता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में रहता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच में। सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 के मध्य में रहता है। ठीक, अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो इनके राजा हैं इनके बारे में, जो सुल्तान थे आप एक बार कह सकते हैं। हालांकि पहला जो था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे यहाँ पर। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो इसके पहले जो आक्रांता आए थे मोहम्मद गौरी, उसका ये क्या कहते हैं आप लोगों का ये नौकर रहता है। ठीक है, उनका यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं उनकी सेवा खुदमत करता था। ठीक, ऐबक को जो महत्वपूर्ण उपाधि मिले, यहाँ पर दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐबक की उपाधि की बात करते हैं तो लाख बख्श की उपाधि इससे मिलती है, कुरान खां की उपाधि मिलती है, हाकिम सेकंड की उपाधि मिलती है और पील बख्श की यहाँ पर इसे उपाधि मिलती है। लाख बख्श कई बार पूछा, लाख बख्श इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये दानी था। ठीक है, और दूसरा दोस्तों ताजुब नसीर में उल्लेख है। ठीक है, इसका ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, किस में उल्लेख है? ताजुल मसीर में। इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है हसन निजामी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐबक के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐबक ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की बात करते हैं दोस्त, ये इसने 2 चीज़ें आपकी चालू की थी, काजी और अमीर दाद। ये क्या थी? न्याय व्यवस्था थी दोनों। ठीक, न्याय व्यवस्था से ये आपके न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए थे। काजी आप लोगों ने यदि मुस्लिम कोई मुगल काल के बारे में यदि आपने सुना होगा ना, काजी आप अभी भी नाम सुनते हैं, काजी और अमीर दाद। काजी तो सुनते होंगे, अमीर दाद तो हालांकि नहीं सुनते होंगे। तो ये न्याय व्यवस्था से जुड़े होते हैं और इसका उल्लेख कहीं में है? रेहला बुक में। रेहला बुक लिखी किसने है? इब्न बतूता ने, भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश ने ही अरबी सिक्के सबसे पहले चालू किए थे। टोका पर टकसाल पहले टाइम था। चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का सिक्का जैसे चलाए थे उसे टका कहते थे, तांबे का जो चलाए थे उसे जीतल कहते हैं, इसने चलाए थे। और इसने अतारकिन का दरवाज़ा भी बनवाया था। ठीक, कहाँ? जोधपुर में, ध्यान दीजिएगा, अतारकिन का दरवाज़ा। इसके बाद बदायूं में इन्होंने हौजे सक्सी नामक एक तालाब था जिसे इसने बनवाया था, बदायूं में, भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है बदायूं। इसके बाद इसने एक तुर्कान चहलगानी की व्यवस्था भी कराई थी। इसके बाद बात करते हैं, इसे जो कहते क्या थे? इसे गुलाम का गुलाम कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, ये गुलाम वंश से चीज़ें हो गई महत्वपूर्ण जो थी, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यदि आपको मैं आगे बताऊँ ना, देखिए गुलाम वंश की आगे यहाँ पर मैंने, ये आप यहाँ से सीधा आएंगे ये। इसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है गुलाम वंश के इसके बाद कौन बनती है। इसके बाद महत्वपूर्ण है आपकी रजिया सुल्तान। मैं आपको बता दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इससे केवल एक ही सवाल बना करता है रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम
महारानी थी यानी रानी थी एक प्रकार से, ठीक है। पहली थी जो शासक बनी थी। दूसरा इसका क्या याद रखना है, इसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी और ये अल्तुनिया जो था ये इससे चिढ़ता था। और अल्तुनिया और जो ये तुर्कान चहलगानी यहाँ पर एक बनाई गई थी ना, राजा को ज्ञान देने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए, तो ये सब इससे रजिया सुल्तान से चिढ़ते थे क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला थी, ठीक है। और रजिया सुल्तान के जो ये तुर्कान चहलगानी थे और अल्तुनिया दोनों ने मिलकर रजिया सुल्तान को हटाने का प्रयास किया और इसको मार देते हैं रजिया सुल्तान को। इसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों के जो महत्वपूर्ण राजा बनते हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण है आप लोगों को, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये बलवन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। इसे उलूग खां की उपाधि दी थी, किसने दी थी, उलूग खां की उपाधि दी थी, किसने की थी, नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। और एक उपाधि इसे मिली थी नियामत खुदाई जिल्ले इलाही की, नियामत खुदाई जिल्ले उलाही की। इसने सजदा और पैबोस से लागू किया था। सजदा और पैबोस का मतलब क्या है, इसके सामने झुकना और इसके कदमों को चूमना, ये सब चीज़ इसने शुरू कराई थी। इसके बाद इसने नौरोज उत्सव चालू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। सजदा पैबोस भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद रक्त की शुद्धता पर बल दी थी, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दीवाने अर्ज की इसने स्थापना की थी, किसने की थी, बलवन ने की थी, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ये एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज और गुप्तचर विभाग की भी स्थापना किसने की थी, बलवन ने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय एक कवि था अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की आप किताब बताइए इन्होंने कौन सी लिखी थी, कमेंट बॉक्स में करिए, उस आगे इसका आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप बताइए क्या होगा। इसके बाद जो है दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए गुलाम मुंशी से, ठीक। आगे मैं देख लेता हूँ इसके बारे में उल्लेख है कि नहीं है, कुछ नहीं है खास जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों खिलजी वंश की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये आप लोगों के खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्हें उपाधि क्या थी, शाहिस्त खां की थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है विश्वसनीय सरदार था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसको उपाधि कौन कौन सी मिली थी। इसको उपाधि मिली थी उलूग खां की, जफर खां की, नुसरत खां की, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए, ये जो आप लोगों को ना ये उलूग खां, जफर खां और नुसरत खां लिखा हुआ है, ये जो है दोस्तों इसके विश्वसनीय सरदार थे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था जो कि दिल्ली में है। इसके बाद इसने 1299 में गुजरात को जीत कर मलिक कफूर को वहीं से खरीदा था, मलिक काफूर को। मलिक कफूर जो है ये वारंगल का शासक था, प्रताप रुद्रदेव को इसने हराया था, ठीक है। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, वारंगल के एक शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनको इन्होंने हराया था और उन्हीं से इन्होंने कोहिनूर हीरा भी लिया था। इसका उल्लेख आप यहाँ समझ सकते हैं। कोहिनूर सबसे पहले किसके पास था, प्रताप रुद्रदेव के पास था। प्रताप रुद्रदेव से आता है किसके पास, मलिक काफूर के पास। मलिक काफूर के बाद मलिक काफूर अपने खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को देता है। इसने जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली, सिकंदर सानी भी इसे कहा जाता है। भूमि की पैमाइश भी इसने लागू की थी, क्या था, मसाहत। इसके बाद इसने जो है दोस्तों घरी कर और चराई कर भी लगाया था। और इसने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी जो कि भू राजस्व से संबंधित था। अमीर खुसरो इसने एक बुक लिखी थी खजाइन फतूह, इसी के लिए लिखी थी। ये एक बुक तो अमीर खुसरो की होगी जो आपने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अमीर खुसरो की भी एक और बुक है, वो आप बताइए। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, इसने नहीं घोषित किया था, क्षमा चाहता हूं दोस्त। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था, मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी खिलजी वंश का शासक था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर देखता हूँ, और मुगल वंश से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, वो खिलजी वंश से। इसके बाद बात करते हैं हम तुगलक वंश की। तुगलक वंश की बात करें हम 1320 से 1414 के बीच में था। यहाँ पर गयासुद्दीन जो है इसका संस्थापक होता है। इसने गयासुद्दीन ने क्या क्या स्टार्ट किया, नहरों सिंचाई स्टार्ट की और डाक व्यवस्था की स्टार्ट की, किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इंपॉर्टेंट है। इसका मूल नाम जौन का था और इसी के नाम पर ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक। इसके बाद दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो कि कृषि विभाग था। दिल्ली से देवगिरी इसने अपनी राजधानी की। उसके बाद पुनः फिर से दिल्ली को बनाया इसने। होली में भाग लेने वाला पहला मुस्लिम था। जहां पनाह नगर की स्थापना की थी इसने, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दोस्तों जितने भी काम किए वो सब काम उल्टे पड़े।
ठीक, आप सुनते होंगे तुगलकी फरमान इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक काम तो अच्छे करना चाहता लेकिन हर एक काम इसका उल्टा पड़ जाता था। इसके बाद अगला है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने 2 बार राज्य सिपेक कराया, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगवाया। इसके बाद इसने हक सर्ब की स्थापना की जो कि एक इसने सिंचाई करता। इसके बाद इसने नहरों का निर्माण भी कराया। जौनपुर की स्थापना कराई थी इसने अपने पिता की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। दीवान इस्तिहाब इसने संस्था बनाई जो कि वृद्धों की पेंशन से रिलेटेड था। दीवाने बंदगान इसने चालू किया जो कि दासों के लिए था। दारुल सफ़ा इसने शुरू की, दारुल सफ़ा नाम से आप समझ सकते हैं, सफ़ा के लिए यानी चिकित्सा से संबंधित थी। दीवाने खैरात इसने स्टार्ट किया जो खैरात बांटने के लिए था। रोजगार ब्यूरो की इसने स्थापना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं सैयदवंत में। 2 चीज़ें बस आपको याद रखनी, इसका संस्थापक था खिज्र खां और रैयत आला की उपाधि थी। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर गुलाम वंश, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद लोधी वंश की बात करते हैं तो लोधी वंश आप लोगों का 1451 से 1526 तक चलता है। ठीक, इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इसका शासक था सिकंदर लोधी था जिसने आगरा स्थापित किया। कभी स्थापित किया? 1504 में। सिकंदर लोधी ने ही गजे सिकंदरी स्टार्ट किया, भूमि मापन से रिलेटेड था। मुहर्रम पर तजिया निकालने पर पाबंदी इसने लगा दी थी। कौन किसने लगाई थी? सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी कविता लिखी, कई बार आ चुका है ये। गुलरुखी कविता का उल्लेख सिकंदर लोधी से संबंधित है। रचना इसने क्या थी? लज्जत सिकंदर शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये संगीत पर है। ठीक, इब्राहिम लोधी की बात करते हैं। इब्राहिम लोधी 1526 में बाबर से युद्ध लड़ता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि ये हार जाता है। इसके विरोध में कौन आ जाता है? गवर्नर रहता है एक लाहौर का जिसका नाम है दौलत खां। ये इनको विरोध में यानी इब्राहिम लोधी को धोखा देकर खुद ही यही दौलत खां बाबर को बुलाता है ताकि आप यहाँ शासन करें और इसको हटाएं यहाँ से। इसका अधिकारियों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के दोस्तों, कई बार आ चुका है। आरिजे मुमलिक किससे संबंधित है? सैन्य प्रमुख है। बरीदे मुमलिक ये आपको गुप्त प्रमुख से है। गुप्त जो विभाग होता था यानी जिसे एक प्रकार से आप आज के समय में IB कह सकते हैं। अमीर आखूर किससे संबंधित था? अश्वशाला प्रमुख से। सत्र सुदूर धार्मिक प्रकरण से संबंधित था यानी धार्मिक प्रमुख रहता था। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। यह उतना आपका क्या कहते हैं हो गया, आपका क्या कहते हैं गुलाम वंश से रिलेटेड हो गया। वहाँ पर आपका तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। उतने में आपका सल्तनत काल हो जाएगा, पर्याप्त है, आपके क्वेश्चन उतने में बन जाएंगे। अब आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की बात करें यहाँ पर तो ये 1336 से लेकर 1650 तक चलता है। इसकी शुरुआत हरियर और बुक्का ने की थी। ये शैव धर्म से संबंधित था। इन्होंने सिक्का चलाया था वराह जो सोने के थे और इनकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य आप लोगों का 4 भागों में था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरविडु वंश। संगम वंश की बात करें तो नर आपके हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया। संगम वंश किसने स्टार्ट किया? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिविलास के लेखक कौन थे? श्रीनाथ थे। किसके? हरिविलास के, भी आपको ध्यान देना है। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। इसके जो महत्वपूर्ण राजा हैं कृष्णदेव राय हैं जो कि तुलु वंश से संबंधित रहते थे। इन्होंने रचना की है जामवंती कल्याण की, अमुक्त माल्यदा की, उषा परिणय के एग्जाम में आता है। इसके बाद अष्ट दिग्गज इनके रहते थे। इसमें तेलुगु कवि पेद्दाना थे जिन्होंने तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलुगु कविता का पितामह किसे कहते हैं? पेद्दाना को, जो कि तेलुगु कवि थे। ये अष्ट दिग्गज में आते थे। किसकी? कृष्णदेव राय जो कि एक तुलु राजा थे। इसके बाद बात करते हैं आरूढ़ी साम्राज्य की। आरूढ़ी साम्राज्य की स्थापना तिरुमल ने की थी। इतना बस आपको ध्यान देना है। इसके बाद प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर नायंकर व्यवस्था थी। ठीक है, इस कदाचार यहाँ पर सैन्य विभाग को कहा जाता था। किसको? कदाचार को। मुद्रा यहाँ पर कौन सी थी? पैगोड़ा। सिक्का कौन चलता था? वराह जो कि सोने से संबंधित था। अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये मिलान करने को हमेशा कूट में आता है। ये आप लोगों का शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत से संबंधित है, निम्बकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, मध्वाचार्य द्वैतवाद से, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। ये आपको ध्यान देना है। दादू दयाल ये ब्रज
यह आपके दोस्तों परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक। और यह निपक मार्ग का अनुमोदन इन्होंने किया था, किसने? दादू दयाल ने। ये आपको ध्यान देना है। कबीर की बात करें तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये आपको ध्यान देना है। पूछा जाता है कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आप बताइए कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे दोस्तों, ये आप मुझे आंसर बताइए। गुरु इनके कौन थे? कबीर के रामानंद थे। इनके शिष्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, रैदास था, जुलाहा था और कबीर जी थे। रैदास को जो है दोस्तों संतों का संत कहा जाता है। रैदास अंधे थे, ये भी आपको ध्यान देना है। रचना इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी? बीजक, शबद, साखी, होली। बीजक में भागुदास ने इनका संकलन किया था, बीजक का संकलन भागुदास ने किया था, जो कि इनके शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आपको हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका महत्वपूर्ण है मुगल काल। मुगल काल को मैंने यहाँ पर समेटने की कोशिश की है, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप समझ भी जाएंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बनते हैं, वो सब चीज़ें मैंने इतने टॉपिक में आपको कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे बाबर के। सबसे पहले बाबर आता है, उसके बाद आप लोगों को पता है बाबर के बाद कौन आता है? बाबर के बाद आपका आता है कौन, आप बताइए मुझे। बाबर के बाद आपका आएगा हुमायूं आता है, ठीक है, हुमायूं आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बाबर आएगा, बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है। और अकबर के बाद आता है जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद आपका आएगा शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर आएगा औरंगजेब। और ऐसे औरंगजेब के बाद सामान्यतया मुगल काल का अंतिम समय आने लगता है और उनका अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सेकंड होता है, ठीक। ये महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर जो है जब हुमायूं रहता है, इसी बीच में शेर शाह सूरी भी आता है, जब हुमायूं को हरा देता है ये। तो ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट राजा। यहाँ पर अब हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ पर बाबर की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना साम्राज्य से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। 1483 में इनका जन्म हुआ था। पातशाह की इन्होंने उपाधि ली थी। पानीपत का फर्स्ट वार 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके साथ हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी हुआ था। बाबर ने सबसे पहले इसमें तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था, जो कि आपके तोपची आपके उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे, ये आपको ध्यान देना। तोपची पूछा जा चुका है कई बार। पानीपत के फर्स्ट वार में यहाँ पर दौलत खान ने ही क्या कहते हैं बाबर को बुलाया था, ठीक है। ये पंजाब का गवर्नर था। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जिहाद की घोषणा किसने की थी? बाबर ने की थी। खानवा के युद्ध में की थी, ये भी आपको। जिहाद की घोषणा किसमें की थी? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध किसके बाद बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीत जाते हैं। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक। इसके बाद इसमें भी दोस्तों बाबर जीतता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, बाबर और अफगानों के बीच में। इसमें भी आपके दोस्तों बाबर ही जीतते हैं। इसके बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें काबुल में दफन कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। इनकी कब्रगाह कहाँ पर है? इनकी कब्रगाह है आपकी क्या कहते हैं अफगानिस्तान के काबुल में, भी आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पुस्तक याद कर लीजिए यहाँ पर। तुजुके बाबरी इन्होंने तुर्की में लिखी थी, जो इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसमें 2 हिंदुओं का उल्लेख इन्होंने किया था। ये 2 हिंदू राज्यों का, विजयनगर और मेवाड़ का इन्होंने उल्लेख किया था। और तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इनके अनुयायी था खाना ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार था, ठीक है, जो नक्शबंदी सूफी था, ये भी आपको ध्यान देना है। अयोध्या में दोस्तों बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया था इन्होंने ही किया था। बाबरी मस्जिद यानी निर्माण किया था, और राम मंदिर जहाँ था उसी जगह पर इन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, मंदिर को गिराकर। और इसे गिराया किसने था? मीर बाकी ने गिराया था, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसे बनवाया किसने? हाजी बेगम ने बनवाया, ये भी आपको ध्यान देना। 1530 में गद्दी में बैठता है। बदख्शा का सूबेदार था पहले ये। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। इसमें शेर शाह जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। और शेर शाह ने इसे जीतने के बाद शेर खां की उपाधि लेता है। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां कहा था, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समकालीन थे। किसके समकालीन था? शेर शाह के। कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आप 1540 में होता है ये। इसमें हुमायूं और शेर शाह का होता है, और इसमें हुमायूं इसमें भी हार जाता है और ये ईरान भाग जाता है। कौन? हुमायूं, ठीक। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में।
1540 के बाद 15 साल ये हुमायूं एक प्रकार से वनवास में रहता है। ये ईरान जाता है, अफगान जाता है, वहाँ सहायता लोगों से मांगता है, अफगानियों से। वहाँ से जब सहायता मिलती है तब ये सरहिंद के युद्ध में आता है, सिकंदर शाह से ये युद्ध लड़ता है। सिकंदर शाह कौन था? तो आपके सिकंदर शाह शेर शाह का ही पुत्र था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें हुमायूं जीत जाता है। दीन पनाह पुस्तकालय में इसकी सीढ़ी में गिरकर मौत हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। ये भी आपको ध्यान देना है। बहुत ही बदनसीब था बेचारा, पूरा अपना शासन भी नहीं कर पाया है, इसे सुख नहीं मिले। अब बात करते हैं हम शेर शाह की, जो कि महत्वपूर्ण है। शेर शाह जो है दाग एवं हुलिया पद्धति इन्होंने स्टार्ट किया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जब्ती पद्धति जो कि भूमि माप से संबंधित थी, इसका भी शुरुआत जो है आपके शेर शाह सूरी ने की थी। इसके बाद गजे सिकंदरी भी इन्होंने शुरुआत की, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये आपकी भूमि माप से ये भी संबंधित है। इसके बाद कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था उन्होंने दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एग्जाम में आता रहता है। और इनके जो कब्र है कई बार एग्जाम में पूछा है, सासाराम में है जो कि बिहार में है। इसके बाद इन्होंने पहरा और कबूलियत की प्रथा को भी स्टार्ट किया था, ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो 2 पॉइंट है अकबर ने जो है दोस्तों, यहाँ पर हम पहले चलिए अकबर के बारे में पढ़ते फिर नीचे हम पढ़ लेंगे इसे। अकबर की बात करें तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में राजा वीर साल के महल में 1542 में। 5 नवंबर 1556 को अकबर वर्सेज हेमू का युद्ध होता है। इसमें अकबर जीत जाता है और इस युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खां सेनापति होता है और वही मुख्य युद्ध लड़ता है, क्योंकि अकबर की एज आप देख सकते हैं 1542 में जन्म होता है, 1556 में युद्ध होता है, तो यानी 42-52 लगभग 14 साल का ही सिर्फ रहता है। 14 साल में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। इनके जो रत्न थे, 9 रत्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। रत्न में आपके अबुल फजल हैं, फैजी है, तानसेन है, बीरबल है, टोडरमल है, मान सिंह है, अब्दुल रहीम खान खाना है, अजहुद्दीन है, अब्दुल दो प्याजा है, ये आपको ध्यान देने हैं नाम सभी। अबुल फजल है, फैजी है, तानसेन है, बीरबल है, टोडरमल है, मान सिंह है, अब्दुल रहीम खान खाना है, अजहुद्दीन है और 2 प्याजा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। 3 नाम इनसे रिलेटेड, एक अलग दे देगा, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया जाता है? तो अनवर सुहैली करता है, जो कि फारसी अनुवाद इसका नाम क्या होता है? अनवर सुहैली करके। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहैली नाम से होता है और इसकी रचना कौन करता है? अबुल फजल करता है। और यहाँ पर हम आगे बात करें तो वाड़ी विलास कंठाभरण की उपाधि, वाड़ी विलास कंठाभरण की उपाधि किसे दी जाती है? तानसेन को। तानसेन कहाँ का रहने वाला था? ग्वालियर का रहने वाला था। तानसेन का मूल नाम क्या था? आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके बाद इसने इबादत खाना की स्थापना की 1575 में। दीन इलाही की स्थापना थी 1582 में। दहसाला बंदोबस्त स्टार्ट किया 1580 में। टोडरमल ने स्टार्ट किया था, ये एक कर प्रणाली थी, आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसने सीसी कलम की उपाधि किसने? अब्दुल समद को इसने दी थी, जो कि चित्रकार था। सीसी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी, जो कि एक चित्रकार था अकबर के समय का। अनुवाद विभाग स्थापित किया इन्होंने। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था, बदायूं ने, आपको ध्यान देना। इसके बाद रजमनामा महाभारत का है फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। फैजी के जो और 2 महत्वपूर्ण हैं चीज़ें हैं, लीलावती और नल दमयंती का इसने फारसी अनुवाद किया था। किसका? लीलावती और नल दमयंती। लीलावती क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये किस कहे की रचना है, ठीक। ये लीलावती एक किसी किताब का नाम है, क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1576 में जो है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और आपके महाराणा प्रताप जी के बीच। महाराणा प्रताप का इसमें सेनापति कौन होता है? खान सूर होता है। कौन? खान सूर। 1562 में जो है दोस्तों दास प्रथा को खत्म करते हैं अकबर। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देते हैं। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। ये कई बार आपके सही मिलान में पूछ लेता है। सैन्य प्रमुख मीर बख्शी था। सुलह एक कुल की स्थापना इन्होंने की थी। जगत गुरु की उपाधि किसे की दी थी इन्होंने? हरविजय सूरी को, जो कि जैन मुनि थे, ठीक। इंग्लिश समय, इनके समय में फर्स्ट इंग्लिश व्यापारी आता है रॉल्फ किल्च, जो कि सीकरी और आगरा में रुकता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, इन्होंने इंपॉर्टेंट जीतें क्या थी? मालवा विजय, एक सेकंड, यहाँ पर जो है दोस्तों मालवा विजय 1561 में जीतता है। आमेर को 1562 में जीतते हैं और इसी में आपका क्या कहते हैं, आमेर से ही इनकी जो आपकी पत्नी होती है, जिनसे अकबर की पत्नी का नाम बताइए, जिनसे
जहांगीर का जन्म होता है, ये आप बताइएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें इनका नाम जैसे कि आप लोगों को दिखाया गया है टीवी सीरियल्स में, तो वो नाम नहीं है। ये आप मुझे बताइए इनका नाम क्या है। ठीक, इनका नाम जो है दोस्तों हरकाबाई था। ठीक, जिनसे आप लोगों के जहांगीर का जन्म होता है। कालिंजर को 1569 में इन्होंने जीता था। ठीक, यह भी आपको ध्यान देना है। गुजरात विजय 1572 में। गुजरात विजय के बाद ही दोस्तों इन्होंने किसका निर्माण किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किसका निर्माण इन्होंने कराया था। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से दो चीज़ें हैं। अकबर ने तुर्बेग और शैतानपुर की स्थापना की। तुर्बेग क्या था, एक अधिकारी था जो लड़कियों की विवाह संबंधी उम्र को देखता था कि कोई कम उम्र में तो नहीं शादी कर रहा है, तो तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। शैतानपुर की इन्होंने एक शहर बसाया था जो कि वैश्य नगरी थी, जहाँ वैश्याओं को रहने के लिए अलग से इन्होंने व्यवस्था की थी। अब बात करते हैं हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 के बीच में। अकबर का शासनकाल कितना था, 1556 से लेकर आपका 1605 तक था। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जहांगीर की। तो जहांगीर की हम बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। 1605 में राजा बनते हैं। ठीक है, आगरा, यहाँ पर इन्होंने न्याय का घंटा भी लगाया था। प्रथा यहाँ पर 2 अस्पा और सिंगस्पा की स्टार्ट करता है कौन, जहांगीर। चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 में होती है अमर सिंह और जहांगीर के मध्य में। मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेजी कौन था, विलियम हाकिंस था, जिसे इसने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और उसने जो है दोस्तों तंबाकू का प्रतिबंध भी लगाया था, किसने, जहांगीर ने। इसके समय एक चित्रकार था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, उस्ताद मंसूर फेमस है कहे के लिए, साइबेरियन सारस के इसने चित्र थी, ये आपको ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद तुझके बाबरी इसने लिखी फारसी में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में समुद्रगुप्त के माध्यम से आया था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में आपके जो है दोस्तों समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है, अकबर का भी है, बीरबल का है, और आपके अब यहाँ पर जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक, 5वें गुरु थे सिख धर्म के गुरु अर्जन देव। इनको फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के बेटे शाहजहां का साथ दिया था। ठीक है, यहाँ पर गुलाब से इत्र की विधि आपकी किसने बनाए थे, यहाँ पर असमत बेगम ने बनाई थी, जो कि नूरजहां की माँ थी। नूरजहां कौन था, नूरजहां कौन थी, यानी नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां 1627 से 1658 के मध्य में रहता है। राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद कर देता है। इसकी माता का नाम क्या था, जगत गोसाई था। ठीक, इसके बाद मलिका जमानी की उपाधि अंजुमद बानो बेगम को दी जाती है, जो कि मुमताज महल के नाम से जानी जाती हैं। इन्हीं का मकबरा ताज महल में है, और ताज महल में ही शाहजहां का भी मकबरा है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। शाहजहां के दोस्तों काल को यहाँ पर हम स्थापत्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। स्थापत्य कला का अनोखा दर्शन आपको शाहजहां के शासनकाल मिलता है। और चित्रकला की बात करें तो यहाँ पर जो अच्छा युग माना जाता है चित्रकला के लिए, वो जहांगीर के समय को माना जाता है। मकबरा था, ये सब चीज़ों का स्थापत्य कला का युग देखिए ऐसे कहा जाता है। यहाँ पर हम देखिए बनवाया क्या है, आप इससे समझ सकते हैं। दिल्ली का लाल किला इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। आगरा की मोती मस्जिद है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में, ये भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। ठीक, यहाँ पर दीवाने आम इन्होंने बनवाया, दीवाने खास इन्होंने बनवाया, शीश महल इन्हीं के द्वारा बनाया गया, खास महल इन्हीं के द्वारा बनवाया गया, और नगीना मस्जिद इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। कोहिनूर हीरा मीर जुमला गोलकुंडा वजीर को इन्होंने दिया था। ठीक है, कोहिनूर दिया, मीर जुमला गोलकुंडा वजीर जो हैं इनको दिया था। किसने दिया था, मीर जुमला ने। किसको दिया था, शाहजहां को दिया था। सिरे अकबर उपनिषद है, इसको लिखा किसने था, दारा शिकोह ने लिखा था सिरे अकबर को। सजदा को इन्होंने समाप्त कर दिया था, चालू किसने किया था, बलवन ने। ठीक, औरंगजेब की थोड़ी बात कर लेते हैं। औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। इसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। दारा शिकोह आगरा में क्या कहते हैं अपने जो है राज चलाता था छोटा सा। शुजा बंगाल का था, बंगाल को देखता था। औरंगजेब दक्कन का था, और मुराद गुजरात को देखता था। इनमें दारा शिकोह सबसे बड़ा था और योग्य था बहुत ही। औरंगजेब को जिंदा वीर कहा जाता था। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने तेग बहादुर जो कि 9th गुरु थे दोस्तों,
सिख धर्म के इनकी हत्या करवा दी थी। 1675 में इन्होंने जजिया घर को फिर से रिस्टार्ट कर दिया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, आप बताइए क्या इसे कहा जाता है। बीजापुर को 1686 में जीता था। गोलकुंडा को 1687 में जीता था। हिंदू मनसबदार इसके समय में सर्वाधिक थे। ठीक, इसने प्रतिबंध लगाए, किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया, इसने तुलादान पर प्रतिबंध लगा दिया, नौरोज त्योहार को बंद कर दिया, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। ये बीड़ा भी बजाता था। लाल किला में दोस्तों इसने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जो कि लाल किला दिल्ली में है। इसको लंपट मूर्ख की उपाधि किसे दी जाती है? जहांदार शाह से जो मुगल शासक था बाद में, उसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सिख धर्म की भी बात कर लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान समय में पड़ता है। संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने लंगर की व्यवस्था स्टार्ट की थी। संगत सभा इन्होंने स्टार्ट की थी। गुरु अंगद देव, जो कि गुरुमुखी लेखक के जनक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लेखक के जनक गुरु अंगद देव हैं। गुरु अमरदास है, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी, जो बाद में अमृतसर बनता है। अमृतसर की स्थापना कौन करवाता है? गुरु रामदास करवाते हैं। ठीक है, अमरदास नहीं, रामदास। अमरदास को दान में मिली थी जमीन अमृतसर में, और इन्होंने गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु अर्जन देव 5वें गुरु हैं। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो कि अमृतसर में है। आज जहांगीर द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। ये कौन से नंबर थे? 5th थे। गुरु हरगोविंद की बात करें तो अकाल तख्त का निर्माण करते हैं। इसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर इसके बाद आते हैं, जिन्हें औरंगजेब ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि इन्होंने इस्लाम मानने से इनकार कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। लास्ट गुरु थे आपके, 10वें गुरु। ठीक है, 10वें गुरु मान जाते हैं। सच्चा पातशाह इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पाहुल प्रणाली को स्टार्ट किया। खालसा पंथ को स्थापना की इन्होंने 1699 में। 5 काकार इन्होंने अनिवार्य कर दिया। कौन कौन से? कंघी, केस, कपाल, कच्छा और कड़ा। ये आपको ध्यान देना है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। इनमें से कोई एक गलत दे देगा, पूछेगा कौन सा काकार में नहीं आता है। इसने कृष्णा अवतार प्लस जफरनामा की इन्होंने रचना की थी। आत्मकथा इनकी, विचित्र नाटक। गुरु पद को इन्होंने समाप्त कर दिया और आदि ग्रंथ को ही इन्होंने गुरु की उपाधि दे दी थी। तो यह महत्वपूर्ण वीडियो, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहीं आपको लगता हो कि एरर हुआ हो, गलती हुई हो, तो आप बता सकते हैं। और अगर कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप जरूर बताइएगा और सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।